स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे वादा किया था कि हर एक बच्चे का 95 नंबर आएगा 100 में, तो बिल्कुल 100% आने वाला। मेरे प्यारे बच्चे, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं ना कि एकदम बिल्कुल इस क्वेश्चन के बाद आप फिक्स कर लोगे कि यस सर, बस 16 फरवरी को आने दीजिए, पेपर में जैसे बैठेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों शेयर करो, जितने बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, सभी पेपर देके आए और सभी अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मुझसे पहले ही आंसर आना चाहिए। अब कहां समय है, मुझसे पहले ही कमेंट पूरा भर दो, मुझसे पहले ही। जैसे पहला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझसे अभी मैं बोल रहा हूं ना, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1929 से 1980 तक, क्यों 1850 से 1900 तक, क्यों 1900 से 1920 तक, क्यों 1936 से 1947 ईस्वी तक। बताओ शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है कितनी मानी जाती है। सिंपल जवाब दोगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे। 1929 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक जो समय अवधि है उसे हम शुक्लोत्तर युग की समय अवधि मानते हैं। ठीक है, चलिए जितने बच्चे ने ए दिया है आंसर बिल्कुल 100% उनका सही है। आगे अगर हम बात करें आपसे, प्रश्न नंबर दूसरा देखो। प्रश्न नंबर दूसरा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं कि मोहन राकेश हैं। बताओ ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं कौन है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 16 फरवरी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, जितने बच्चों ने बी दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। काउंट करते रहना, लास्ट में जरूर अपना स्कोर शेयर करना कि मैंने इतना कर दिया है सर। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा। आपको बताना है, यहाँ पे निबंध में 4 लिखा हूं, बताना है कि इसमें से भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सा निबंध है। ऑप्शन ए ठूठा आम, बी ठेले पर हिमालय, ऑप्शन सी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी नदी के द्वीप। बताओ भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका ठूठा आम। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न नंबर क्या है, चौथा, कि रस मीमांसा के लेखक क्या है। रस मीमांसा के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, गुलाब राय हैं कि भागवत शरण उपाध्याय हैं कि जयप्रकाश भारती हैं। बताओ रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 वाकई में कमाल का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक। जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिए, 16 फरवरी को पूरा छाप के चले आना है। ठीक है, पूरा 70 में 70। ठीक है, चाहे कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक ना सके, इतना आप मजबूत होकर जाइए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5वां क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। बताना है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरा जीवन प्रवाह है, मन की बातें, मेरी असफलताएं कि नई पौध। बताइए गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है मेरे प्यार बच्चों। प्रश्न नंबर 5वां का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करोगे, मेरी असफलताएं। जितने बच्चों ने सी दिया है समझ लीजिए उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो बताना है 4 यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इन चारों कथनों में से एक कथन सही है, उसी को पहचान कर लिखना है आप लोगों को। जैसे पहला कथन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र थे। दूसरा है, तितली कहानी विधा की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कि ममता उपन्यास विधा की रचना है। अब इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक कथन सत्य है, आपको पहचान कर लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बढ़ूं और अगला प्रश्न आपसे पूछूं तो देखो प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां यह है कि ठलुआ क्लब, देखो ये देखिए ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। बताना है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए गुलाब राय जी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि सरदार पुरु सिंह हैं कि इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों ठलुआ क्लब निबंध के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन है।
प्रश्न नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर तो मेरे प्यारे बच्चों गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय में। ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। आगे अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 8वां, तो जितने बच्चों ने इसका ऑप्शन ए दिया होगा आंसर बिल्कुल सही है। और 8वां प्रश्न देखो क्या है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चित्र के रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं, यशपाल हैं, कि प्रेमचंद्र हैं, कि जयशंकर प्रसाद है? बताइए। प्रश्न नंबर 8 में का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, क्योंकि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार जो हैं वो भगवती चरण वर्मा जी हैं। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 8वां तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न नंबर 9 क्या है? एकांकी सम्राट कहा जाता है, देखो एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? राम कुमार वर्मा को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरि कृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को? बताओ एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको कहा जाता है इन चार ऑप्शनों में से? ठीक है बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कमेंट करके बताओ एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या है? झूठा सच। झूठा सच किस विधा की रचना है? बताइए झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक विधा की, उपन्यास विधा की, कहानी विधा की, निबंध विधा की? बताइए झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, उपन्यास विधा की। जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है आगे अगर हम बात करें तो ये प्रश्न तो वाकई में इंपोर्टेंट है कि गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान जो है किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का, शुक्लोत्तर युग का, द्विवेदी युग का, आधुनिक युग का? बताइए गोदान किस युग का उपन्यास है मेरे प्यार बच्चों? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, शुक्ल युग का यह उपन्यास है। जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही 100%। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न आपसे पूछूं प्रश्न नंबर 12, देखिए क्या है प्रश्न नंबर 12 कि शुक्ल युग की कालावधि बताना है कि शुक्ल युग की कालावधि कितनी मानी जाती है? 1850 से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1938 से 1920 तक? बताइए शुक्ल युग की कालावधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो। ये तो रटा होना चाहिए कि 1919 1938 तक की जो कालावधि है उसे हम शुक्ल युग की कालावधि मानते हैं। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13वां है कि त्याग पत्र। प्रश्न क्या है मैं पढ़ता हूं ध्यान से। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? बताइए त्याग पत्र किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? जीवनी विधा की, उपन्यास विधा की, कि नाटक विधा की, कि निबंध विधा की? बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है बताना है। ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, उपन्यास विधा की रचना है। जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है चलिए प्रश्न 13 हो गया। प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? देखिए प्रवृत्तियां और विशेषताएं दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है तो प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां बताना है, तो दो बताना है। ऑप्शन ए मुक्तक प्रकृति चित्रण, सौंदर्य भावना, कि मानवतावादी प्रवृत्ति, की विद्रोह एवं क्रांति की भावना? बताइए सोच समझ के जवाब देना। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषता कौन सी है? ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। मानवतावादी प्रवृत्ति भी है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी है। तब आप कहोगे कि सर ओ एम आर सी जो मिलेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो उसको हम सी और डी दोनों रंगेंगे? नहीं, वो आपको बनाकर एक ऐसा ऑप्शन देगा कि यहाँ पे जैसे दूसरा ऑप्शन बता देगा कि ऑप्शन ए तथा सी दोनों सही है, तो इसी पे क्लिक करना होगा। उस तरह आपको सेट करके देगा। हालांकि यहाँ पे दोनों आप याद कर लो, मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना दोनों ही प्रगतिवादी युग की विशेषताएं हैं। तो जितने बच्चों ने सी और डी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 15वां है कि यामा, देखिए क्या है, यामा के रचयिता का नाम लिखना है। ठीक है यामा के रचयिता का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि मीराबाई हैं, कि अशोक वाजपेयी हैं? बताइए यामा के रचयिता का नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर देना, महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा है। ठीक है चलिए आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है
कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है। प्रगतिवादी युग की काल अवधि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 19 ईस्वी तक, 1943 से 1953 तक, कि 1953 से 1960 ईस्वी तक। बताओ प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। काल अवधि वाला प्रश्न हमने बहुत करा चुका है, याद भी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पे क्लिक कर दो। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक की जो अवधि मानी जाती है वो प्रगतिवादी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न मैं आपसे अगर पूछूं तो देखो प्रश्न नंबर 17वां क्या है, ध्यान देना ठीक है इस प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17वां यह है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि इनमें से कोई नहीं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पे क्लिक कर दो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, क्या है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक, नहीं नहीं ये थोड़ी है, रामधारी जी दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखिए याद रहेगा ना, तो कोई भी गलत अगर आपको बताएगा तुरंत आप पकड़ लोगे। जैसे मुझे ये याद था, अब मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पे लगा, मुझे मालूम चल गया कि नहीं ये नहीं, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। तो प्रैक्टिस इतनी करो कि तो मुझे मानी पूरा याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 17 भी क्लियर हो गया, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फिर आ गया 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना कौन सा कथन सही है। पहला कथन पढ़ता हूं, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा कथन है, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा है कि मित्रता रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ठीक है, बताइए कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप ऑप्शन बी पे क्लिक करोगे, क्योंकि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ लोग सोचेंगे कि मित्रता तो रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, कहानी नहीं है वो निबंध संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी नहीं निबंध रहता तो आप कर देते। तो ये छोटी छोटी मिस्टेकें आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गलत ऑप्शन करके चले आओगे। आप सोचोगे कि हाँ बस कीजिए मित्रता को तो रामचंद्र शुक्ल जी ही लिखे, तो उनकी कहानी नहीं निबंध संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे कहानी दे दिया है। राइट आंसर ये होगा कि गुनाहों की देवता ये एक उपन्यास है और इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गुनाहों के देवता उपन्यासी ही है। बिल्कुल, चलिए तो जितने बच्चों ने यहाँ पे बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका क्या है, सही है। आगे अगर हम बढ़े 19वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 19 मेरे प्यारे बच्चों, कि नीड का निर्माण किसकी रचना है। नीड का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की, पांडे बेचन उग्र की, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए नीड का निर्माण किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत कमाल का प्रश्न है। तो नीड का निर्माण किसकी रचना है, तो वो है आपका हरिवंश राय बच्चन जी की। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता है। आगे अगर हम बढ़े और प्रश्न नंबर 20वां अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 20वां यह है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उसके निबंध के लेखक कौन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 20वें का राइट आंसर क्या होगा, कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जितने बच्चों ने यहाँ पे बी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, वो काउंट कर लेंगे। आगे अगर मैं बढ़ूं अगला प्रश्न, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न नंबर 21 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। बताना कि रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 तक, कि 1843 से आज तक। बताओ
निम्न में से रीतिकाल की जो काल अवधि मानी जाती है कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देना। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक जो काल अवधि मानी जाती है वो रीतिकाल की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, तो 21 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 यह है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 22 कि ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है। ईस्या तू न गई मेरे मन से, इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? बताइए, ईस्या तू न गई मेरे मन से इसके रचनाकार कौन है? 22 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? आधुनिक काल की समय अवधि बताना है कि आधुनिक काल की जो समय अवधि है कितनी मानी जाती है? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1843 से वर्तमान तक। आधुनिक काल की समय अवधि बताना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1843 से लेकर अब तक वर्तमान तक जो काल अवधि मानी जाती है वो आधुनिक काल की समय अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर अगला प्रश्न में अगर पूछें आपसे तो वो प्रश्न है आपका 24, और प्रश्न नंबर 24 यह है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? अब रीतिकाल की यहाँ पे प्रवृत्तियां और विशेषताएं बताना है। पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और तीसरा है विकल्प क व ख दोनों, और ऑप्शन डी जो है मैथिली शरण गुप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना, क्योंकि देखो श्रृंगार रस की प्रधानता भी आप लोगों का रीतिकाल की विशेषता है और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी, इसलिए क और ख दोनों होगा राइट आंसर, मतलब सी। जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल का सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो वो प्रश्न नंबर 25 है, उसको देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 25 प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? अब छायावाद की यहाँ पे विशेषता बताना है आपको। ठीक है, वो भी दो। पहला है मुक्तक प्रकृति चित्रण, दूसरा है कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश, तीसरा है श्रृंगार और प्रेम वेदना, चौथा है प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें से दो आपको बताना है, इसमें से कोई ना कोई दो छायावाद की प्रवृत्तियां हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो श्रृंगार और प्रेम वेदना और प्रकृति का मानवीकरण ये दोनों जो है ना छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, दोनों याद होने चाहिए आपको। चलिए आगे अगर हम बढ़े और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं 26, देखो क्या है? प्रयोगवादी, अब यहाँ पे आ गया प्रयोगवादी युग की काल अवधि 1960 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक, 1943 से 1953 तक, 1871 से अब तक, और 1900 ईस्वी से 1918 तक। बताइए प्रयोगवादी युग की जो काल अवधि है कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 26 का जो है बी राइट आंसर है। 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की जो काल अवधि मानी जाती है वो प्रयोगवादी युग की काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर प्रश्न पूछूं प्रश्न नंबर 27 देखो क्या है कि निम्न में से, प्रश्न यह है कि निम्न में से आधुनिक काल की जो विशेषता है कौन सी है? निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ऑप्शन बी बौद्धिकता की प्रधानता, ऑप्शन सी विकल्प क और ख दोनों, और ऑप्शन डी मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो देखो आधुनिक काल की विशेषता पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी पे क्लिक कर दोगे कि विकल्प क और ख दोनों है, क्योंकि जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी और बौद्धिकता की प्रधानता भी, ये दोनों ही जो है ना वो आधुनिक काल की विशेषताएं हैं, दोनों ही याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो विकल्प क और ख दोनों हो जाएगा 27 का। आगे अगर प्रश्न पूछो 28, देखो प्रश्न नंबर 28 क्या है? प्रश्न नंबर 28 है मेरे प्यारे बच्चों कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल। तो भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन सी पे क्लिक करोगे, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है।
तो देखो 28 हो गया। अब 29 की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यह है 29 कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञय, किला चंद्र जोशी। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 29 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है, आंसर बिल्कुल उनका क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर तीसरा, चिंतामणि निबंध संग्रह है किसकी? चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यशपाल का, कि जैनेन्द्र का? बताइए। चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए पे ही क्लिक करोगे। मुझे मालूम है कि क्यों चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। तो तीसवें का जितने बच्चों ने ए दिया है, आंसर बिल्कुल उनका सही है, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर मैं प्रश्न आपसे पूछूं, वो प्रश्न है आपका 31 प्रश्न यह है कि गबन क्या है? गबन उपन्यास है किसका? प्रेमचंद्र जी का, प्रसाद जी का, निराला जी का, अज्ञय का? तो गबन उपन्यास है किसका आपको बताना है। 31 का राइट आंसर क्या होगा? और ऑप्शन ए पे ही क्लिक करोगे क्योंकि प्रेमचंद्र जी है, ठीक है। गबन उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। और जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया, आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगर मैं अगला प्रश्न आपसे पूछ लूं, प्रश्न नंबर 32 कि आकाशदीप और ममता कृति है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, प्रेमचंद की, कि दिनकर जी की? तो आकाशद्वीप और ममता ये दोनों जो कृति है ना, वो किसकी है बताना है आप लोगों का। तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो क्योंकि ये दोनों कृति जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। इनकी जयशंकर प्रसाद जी की। तो 32 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए दिया, आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछ लूं, और वो प्रश्न है 33, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है बताना है। रामविलास शर्मा जी की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, प्रेमचंद की, कि महादेवी वर्मा की? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है आपको बताना है। 33 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, रामवृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया है, आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो यहाँ आपका 33 प्रश्न यहाँ करा दिया हमने, और अगला प्रश्न बढ़ेंगे 34 प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका 34, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अब 4 ऑप्शन दे दिया, अब आपको बताना होगा कि छायावादी युग के लेखक कौन है इसमें से, ठीक है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा जी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी, और ऑप्शन डी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा जी। ये जो है ना छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो 34 का सी, जितने बच्चों ने सी दिया आंसर बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न दिख रहा है 35, बताइए अजात शत्रु क्या है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है बताना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? संस्मरण विधा की रचना है, कि रेखा चित्र विधा की, कि नाटक विधा की, कि कहानी विधा की? अजात शत्रु किस विधा की रचना है बताना है। तो ऑप्शन सी पे क्लिक करो ना, क्योंकि वो नाटक विधा की रचना है। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया, आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर 36 क्या है कि तितली, प्रश्न क्या है कि तितली उपन्यास है किसकी? तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की, जैनेन्द्र की, प्रेमचंद्र जी की, कि यशपाल की? देखो तितली जो उपन्यास है किसकी है। 36 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो, जयशंकर प्रसाद की। तितली उपन्यास किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया है, आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 37, क्या है 37? आंसू। देखो क्या है, आंसू के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेवी वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं? बताइए आंसू के रचनाकार कौन है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? और ऑप्शन डी पे आप क्लिक करोगे, जयशंकर प्रसाद जी। आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, वो प्रश्न है 38,
क्या है 38? देखिए, अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि तुलसीदास हैं, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अर्धनारीश्वर की जो रचयिता मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो जितने बच्चे बी पे क्लिक किए हैं, आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, वह है प्रश्न आपका 39। देखिए प्रश्न नंबर 39 क्या है कि तुलसीदास, क्या है? तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है इन चारों ऑप्शन में से? प्रेम माधुरी, की गंगा लहरी, की विष्णु लहरी, की श्री रामचरितमानस। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी पे क्लिक कर दो, वो है कौन? श्री रामचरितमानस। ठीक है, चलिए तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 40वां क्या है कि मित्रता। प्रश्न यहाँ पूछा है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कि कुबेरनाथ राय, कि गुलाब राय। तो मित्रता निबंध है जिसका रचनाकार ऑप्शन ए है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जो आपको पेपर दिखाई दे रहा है, एक 2022 का 801 ए और एक पेपर और 2022 का है 801 आपका ए बी। ये जो दो पेपर हमने लिया है, और इसी के आधार पर हमने एक पेपर और ले लिया 2020 का, क्योंकि 2021 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, और इसी के आधार पर एक पेपर और ले लिया 2019 का। अब मैं करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों इसका पूरा एनालिसिस और इसका पूरा सोल्यूशन। ठीक है, ये आप पेपर देखो 801 ए। ठीक है, इसमें जो गद्यांश दिया है उसको देखो। इसके बाद हमने एक पेपर लिया यहाँ पे 801 ए बी, इसका जो गद्यांश यहाँ पे दिया है इसका देखो, पहला गद्यांश देखो। ठीक है, अब चुपचाप देखते रहना और इसका पूरा सोल्यूशन मैं दिखाने वाला हूँ। एक गद्यांश है इसका देखो, ये वाला। इसके बाद अगर हम देखें एक गद्यांश और इसका, तो यहाँ पे देखो, अब आपको खुद मालूम चल जाएगा। मैं पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ। अब सॉल्यूशन के साथ में करने वाला हूँ। देखो, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबका मैं सोल्यूशन करने वाला हूँ। इसका पहला, इसका पहला, इसी तरह पूरा करूंगा, भले ही वीडियो जितनी बड़ी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये है कि नंबर आना चाहिए इसका। और ये तीर लगा दिया, इसमें कुशन का जोर सबसे भयानक होता है। ठीक है, और इसमें भी यही है कुशन का जोर। समझ लीजिए ये वाला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुशन का जोर। 801 ए में भी पूछा था और 801 ए बी में भी पूछा था, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो पहले इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चारों को मैं दिखाने वाला हूँ। इसके बाद तब जाके हम लोग अथवा भी देखेंगे इसका ख वाला। ठीक है, चलिए तो इसका देखते हैं सोल्यूशन, और यही सब 2023 में आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब मैं इसको रखता हूँ साइड में, और जो जो प्रश्न में कराना है सबको मैं लेकर आता हूँ सामने। देखो, यही था कुशन का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या होता क्या है। अब आप सोचोगे, देखो 2022 में जो पेपर आया था वही पेपर 2023 में आएगा, यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब ये 2022 का पेपर है, जो कि एकदम सेम ही है। देखो, सेम यही गद्यांश आप लोगों का इसमें भी दिया है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ में देखिए रेखांकित अंश की जो व्याख्या है वो ऊपर वाला दिया है यहाँ तक। कुशन का जोर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, यहाँ तक। और 2023 में क्या करेगा कि नीचे वाला दे देगा। 2023 में आपको नीचे वाला दे देगा। कहां से? यहाँ से, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, देखो यहाँ से दे देगा, किसी युवा पुरुष की संगति यहां से लेकर यहां तक दे देगा। सेम होता है, लेकिन जो रेखांकित अंश की व्याख्या चेंज कर देता है। 2022 में यहां तक दिया था ना, 2023 में यहां से लेकर यहां तक दे देगा। ठीक है, तो दोनों दे सकता है, या तो यही दे देगा, या तो इसको नहीं देगा तो इसको दे देगा। तो अगर बस मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो बस ऊपर वाला का जानोगे, नीचे वाला का नहीं कराऊंगा तो फिर नीचे वाला आ जाएगा, तो कैसे करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसलिए मैं इसको पूरा लिख के लेके आऊं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, ताकि संपूर्ण आपको जानकारी हो। पहला भी पूछेगा तो भी बता दोगे, दूसरा पूछेगा तो भी बता दोगे। ठीक है, देखो, और इसके नीचे प्रश्न आपको पूछा गया है ये वाला। पहला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और 100 वाला में 3 प्रश्न हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं, पूरा टोटल इसका सोल्यूशन बताने वाले हैं हर एक चीज का। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे, इसको मैं साइड रखता हूँ। इसका देखो सोल्यूशन यहाँ से,
पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अब देखो संदर्भ में क्या होता है कि जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं इनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, हिंदी गद्य खंड से लिया गया है और उसमें मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो पहले हम लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देख रहे हैं। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कहां तक, यहां तक। केवल कुसंग का जो भयानक होता है, ये केवल नीति और स्थिति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक जो ये वाला है, ये प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसका हम लोग करने वाले हैं। देखो तो लिखेंगे यहाँ पे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। देखिए इसको समझाने के लिए कुछ है नहीं, समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, अन्यथा मतलब बता भी देता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार घातक बुखार अगर आपको हो जाता है तो वो बुखार आपको जान प्राण को ले लेता है, उसी तरह अगर बुरी संगति आपको मिल जाएगी तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, वो आपके नैतिकता को, जो आपका सदाचार, मन, बुद्धि है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, बस यही आप इसको बस नोट कर लो, नोट्स कॉपी बना लो छोटा सा, यही जितना करा रहा हूँ इस वीडियो में यही सब करके चले जाओ एग्जाम में। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देखने वाले हैं। द्वितीय यही मैं आपको बताने वाला हूँ। कहां तक, देखो यहां तक युवा पुरुष की संगति, यहां से लेकर यहां तक, ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहां तक अंडरलाइन कर देगा तो मैं दिखा देता हूँ जो लिख के लेके आया हूँ। यहां तक देखो, यह है यहां से लेकर यहां तक कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। अब इसका देखो, इसका हम लोग व्याख्या देखने वाले, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो नोट करो। मानव जीवन में युवा अवस्था जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को क्या करती है, उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरना प्राय उसे गिरा भी देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम बात करें अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो उसे गिरने नहीं देती है, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है, जो हमें गिरने नहीं देती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। अब इसको नोट कर लो। अब इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे। मतलब कहना के मतलब ये चीज कह रहे हैं कि कुसंगति युवा मनुष्य की सारी प्रगति को रोक देती है। जिस प्रकार इस बताए हैं उन्होंने, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं कि जिस प्रकार किसी मनुष्य के पैर में अगर पत्थर बांध दिया जाए तो पत्थर आगे नहीं बढ़ने देता है, और क्या करेगा, उस पत्थर अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो पत्थर आपको गिरा भी देगा। उसी प्रकार बुरी संगति आपको आगे बढ़ने नहीं देती है बल्कि दिन प्रतिदिन आपको अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न और दिया आएगा, इसी तीनों में से कोई ना कोई एक देगा। जैसे ये 3 प्रश्न है ना, तो तीनों में से कोई एक देगा जरूर। जैसे इसमें दिया, देखो तीनों में से कोई एक ही ना दिया है कि युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से दिया है, लेकिन मैं तीनों को बता देता हूं कि ताकि तीनों में से कोई भी आएगा आप आसानी से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है, तो इसका उत्तर लिखोगे जब पूछेगा तो लिखोगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। सिंपल। इसके बाद दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए तब यह आएगा, तो कैसे लिखोगे कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बांस के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। बस अगर प्रश्न में यह दे दे कि कुसंग क्या क्या प्रभाव होता है, तब कैसे उत्तर लिखोगे, तब यह उत्तर लिखोगे कि कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, और इसके साथ साथ वो उसकी बुद्धि का भी क्षय करता रहता है। बस कंप्लीट भैया, ये कंप्लीट। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि ये 2 पेपर में दिया था। ये 2 पेपर, एक 801 एई में और एक 801 एबी में। देखो पहला कुसंग का जोर, ये दोनों 22 के पेपर है, तो समझ 23 में 100% आने वाला है। इसको अब लिख लो। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका देखने वाले हैं। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। देखो पहला पहला हो गया ना इसका सबका। अब देखो
जो इंपॉर्टेंट मैं वो आपको बता रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ। अब इसको देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, मैं पहले दिखा देता हूँ, ये आपको अच्छे तरीके देख लो और नोट कर लो इसको। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर हमारी मूर्ति बेहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलांतों ने उनमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। और ये प्रश्न आपसे पूछा है, अब इसका पूरा फुल डिटेल में हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तैयार करना, 100% आएगा। ठीक है, एक प्रश्न नहीं बचेगा जी, एकदम बिल्कुल 70 में 70 करा के मानूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, लिख के गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। ठीक है, कोई लड़का फेल नहीं होगा, पूरे का पूरे टॉपर बनोगे, इतना गारंटी मेरी। देखो यही ना था। है? देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। पहले पूछा है पहला प्रश्न को, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बिल्कुल हम संदर्भ में, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, किस तरह लिखना ये भी सीख लो अभी। देख लो बोर्ड एग्जाम की कॉपी, प्रश्न उत्तर तीसरा खड़ा डालोगे, फिर लिखोगे संदर्भ। प्रस्तुत गदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। बस। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखो कहां तक बोला है, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब देखो क्या है, कितना सिंपल है। लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की जो भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया, तत्पश्चात मतलब उसके बाद उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। बस हो गया। एक प्रश्न और पूछा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उसका भी सलूशन हम लोग बताएंगे कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। बस खत्म, ये भी खत्म। अब देखिए जो बता रहा हूं बस ध्यान से आप इसको सुनते जाइए, इसके बाद देखिए अब यह वाला देखो मेरे प्यारे बच्चों, वाकई में कमाल का है प्रश्न। एक प्रश्न नहीं छूटेगा कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, और यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अरे कमाल का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कमाल का प्रश्न है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए यही ना था मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कमाल का प्रश्न है। तो इसमें भी 2 देता है, जैसे उस वाले प्रश्न में जो अभी हमने आपको दिखाया, इसमें आप लोगों को नीचे वाला का पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो नीचे वाला, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, देखो यहाँ तक दिया है। कौन जानता 2023 में आगे वाला देते तो क्या करोगे, इसलिए दोनों लिख के लेके आए हम। ठीक है, देखिए प्रश्न नीचे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखें, क्योंकि हमने ये गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया है, आप लोग सुन भी लिया है आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग लिखेंगे पहले संदर्भ। देखो लिखेंगे कैसे संदर्भ, कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है, और इसके जो लेखक है ना वो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता नामक कहानी से उद्धृत है, लिया गया है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके श्री जयशंकर प्रसाद जी। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कहां तक, यहां तक, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यहां तक। तो देखो अगर यह आ जाएगा ऊपर वाला तो कैसे लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई, और वह आश्चर्य प्रकट करते हुए अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। बस हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब समझ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यह वाला यहां तक, हेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, अगर इसमें दिखाने की बात करें तो वही तो है, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या वही, फेर दीजिए पिताजी में कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। देखो कैसे लिखोगे,
देखो ये आ जाता है तो ऐसे लिखोगे कि थाल में रखे हुए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही। और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। एक चीज और याद रखिए, अभी हम लोग गद्यांश कर रहे हैं जी, अभी हम लोग पद्यांश भी करेंगे, संस्कृत के भी गद्यांश करेंगे कि संस्कृत के भी पद्यांश करेंगे। बहुत सारी चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। एक नंबर आप लोगों का इधर उधर नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। तो ये भी आप लोगों का हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन इसके नीचे दो प्रश्न और पूछा गया है, पूछता है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आएगा तो कैसे लिखोगे, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। आगे अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न अगर आ जाता है तो कैसे लिखोगे कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो आप ये लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। तो देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। जो जो बता रहा हूं ना, बस आप लोग अच्छे तरीके से उसको नोट करते रहो। बस गद्यांश मेरे प्यारों को, बस इतना गद्यांश अगर आपको तैयार है ना, तो दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है, पास होने से, ठीक है। चलिए बस इतना तैयार है तो, और पूरा भी तैयार करूंगा तो 95 नंबर से पार, ठीक है। चलो तो देखो ये भी हो गया आप लोगों का। आगे अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पद्यांश है। गद्यांश का काम खत्म, मैं साइड करता हूँ, अब पद्यांश देखेंगे। चलिए अब हम पद्यांश देखने वाले हैं। तो देखो पद्यांश में ये है कि देखो ये लो, जो पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो ये पेपर कोड देखो क्या है, 801 ए, और यह पेपर कोड देखो 801 AC। इसमें भी वही पद्यांश, सुनी सुंदर बेन सुधार सानी, यही है ना। इसमें भी देखो 801 ए, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों का यही है। मतलब ये जो आप लोगों का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश, लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ। इस तरह बताऊंगा तो आप लोगों को तो विश्वास होता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को लाइव सब कुछ ला के दिखा के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि इन प्रश्नों को आप याद कर पाओ। चलिए अब इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि देखो बोलता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो चलिए ससंदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। आपने इसे नोटिस कर लिया, बढ़िया अच्छे तरीके से नोट कर लिया ना, इसको दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखें। आपका संदर्भ कैसे लिखोगे, देखिए इसका संदर्भ यह है कि देखो यहाँ दिखा भी देता हूँ, वही लिख के लेके आया हूँ मैं कि सुंदर बेन सुदारसा ने। देखो संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वनपथ शीर्षक से, मतलब वनपथ शीर्षक कविता से क्या है, यह अवतरित है। कवितावली से लिया गया है, और किस काव्यखंड में संकलित, तो वनपथ शीर्षक से अवतरित लिया गया है कविता से। और इसके जो रचयिता हैं वो है आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है। यह संदर्भ में लिखना है। इसके बाद देखो इसमें क्या होता है कि प्रसंग भी लिखा जाता है। मैं इसको थोड़ा साइड करूं तब आपको अच्छे समझा पाऊंगा। प्रसंग देखिए, कभी भी आप लोग पद्यांश लिख रहे हो तो इसमें प्रसंग लिखना अनिवार्य होता है। प्रसंग का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों पे बात की गई है वही पूछा जाता है। तो देखो प्रसंग में हमने लिखा है कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी ने अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे पद्यांश, ये जो पद्यांश आप देख रहे हो ना, इस पूरे पद्यांश में यह बात किया गया कि सीता जी अपने हाव भाव से ही अपने मतलब राम के बारे में सब कुछ बता देती है। अब इसका हम लोग देखेंगे व्याख्या, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से व्याख्या हम लोगों का स्टार्ट होता है। और देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे, ये पूरे के पूरे पद्यांश का व्याख्या बताना होता है, ठीक है। ये पूरा नोट कर लो। अब इसका हम व्याख्या देखने वाले हैं। देखो लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले क्या तुम्हारे लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर जो चतुर सीता जी ने उनके मनोभावों को समझ गई। मतलब समझना चाह रहे हैं ना क्या करना चाह रहे हैं। मतलब गांव की लड़कियों ने सीता जी से पूछा कि ये तुम्हारे सुंदर सावले रंग वाले जो हैं ये कौन है आपके। तो उनकी भाषाओं से उन्होंने समझ गया कि पूछना क्या चाहती हैं लोग। फिर देखो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, और उन्हें मुख से कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाद आगे लिखोगे कि उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या है, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के जो संकेत को समझकर सभी जो सखियां थी उनकी, सीता जी की, राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि
मानव प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां क्या गई हो, खिल गई हो। ठीक है, बस समाप्त हो गया ये। ठीक है, ये भी आप लोगों का समाप्त हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश और याद करके जाना, तो ये वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अब देखो ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। 2023 में 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखो यही ना था। अब देखो सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे क्या, संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ठीक है, अब इसका हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का मतलब वही चीज बता दी हूं आप लोगों को कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों की बात की गई है उसे प्रसंग में लिखते हैं। देखो प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को इस सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो पद्यांश दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ तक, ये पूरे पूरे पद्यांश हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट करो। चलो देखो कैसे लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां से नोट करो। लिखेंगे अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का जो बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रखना चाहिए और देश प्रेम पर पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से शोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही क्या होता है कि मनुष्यता की जो मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो पूरा। अब पूरा का पूरा खत्म हो गया, बस इतना ही अवगत पद्यांश आपको 2 पद्यांश जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है तैयार है ना। तो समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक ही करना होगा और दोनों में से तो 100% एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप उसको कर लेंगे। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। देखो अगर संस्कृत के गद्यांश की बात करें ना तो 3 पेपर है, तीनों में हम बता देता हूं आप लोगों को। पहला, अब तीनों वाराणसी से लिया गया है, वाराणसी के चैप्टर का ही पूछता है तो कंफर्म बात है। लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का ना, लेकिन इस बार 5 नंबर का पूछेगा, याद रखना है। देखो यह और यह आपको दिख रहा है, यह और यह जो आपको दिख रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है। ठीक है, तो तीनों का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, पहले वाला का। अब मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, पहले अच्छे से नोट कर लो इसको। ठीक है, यही है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना। पहले इस प्रश्न को आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये तो गद्यांश चल रहा है ना संस्कृत का, संस्कृत का पद्यांश भी आपको बताऊंगा, मतलब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आया हूँ ताकि आपको अनुभव हो जाए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले तो आप ऊपर की देखो, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और लास्ट का भाषा एवं कार्य, ये आप लोगों को हेडिंग बनानी है ताकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि कौन सा पद्यांश किया। देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति यहाँ से ले लिया और लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा भाषा एवं कार्य। ठीक है, तो यहाँ तक हमने भाषा एवं कार्य तक यहाँ तक ले लिया। पहले इस तरह आप लोगों को डाल देना है। प्रसंग में आपको पूर्वोत्तर डालना। प्रसंग का मतलब ये चीज हमने बताया है। प्रसंग में अभी आपको बताता हूँ कौन सा लिखना है। देखो प्रसंग में ये वाला लिखना है, नोट कर लो, क्योंकि तीनों वाराणसी से था इसलिए हमने बस एक बार लिख दिया है और उसको आप लोग उसी में बार बार लिखना है, इसलिए हमने बार बार नहीं लिखा कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, बस यही आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो अनुवाद। अब इसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ तक, इसका हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। तो लिखेंगे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की जो केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था
कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, बस अनुवाद खत्म, 5 नंबर मिल गया। बस इतना सिंपल होता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखिए यह वाला जो है वो वाराणसी प्राचीन काल देव है। ठीक है, कहाँ गया उसको मैं आपको बताता हूँ। यह वाला आप करने वाले हैं, देखो वाराणसयम प्राचीन कालदय गेहे गेहे विधाय, यहाँ से लेके अध्ययनम प्रचलित, इसका हम लोग करने वाले हैं। 5 नंबर का आएगा इस बार। देखो वाराणसयम प्राचीन कालदय अध्ययनम प्रचलित, इस तरह हेडिंग आपको डाल देना है। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। बस संदर्भ में भी वही सेम रहेगा क्योंकि तीनों ही वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में वही चीज। ठीक है, अब अनुवाद ही मेन होता है, अनुवाद लिखेंगे इसका। देखो कैसे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का जो ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। बस यही इसका अनुवाद है मेरे प्यारे बच्चों। इसको तैयार कर लेना, 3 ही है, तीनों तैयार कर लोगे ना तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो ये भी हमने बता दिया। एक और बच गया, उसको बताने वाला हूँ, ये वाला देखो नोट कर लो। इयम नगरी विविधता धर्माणम, ये जो है आप अच्छे से तरीके से इसको नोट कर लो, यहां से लेके परिपालयति तक। चलिए इसको देखते हैं। देखो वही चीज लिखा, इयम नगरी विविधमारणम परिपालयति तक। ठीक है, प्रसंग वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, प्रसंग में वही लिखना है। हाँ, अनुवाद चेंज होगा इसका। देखो इसका अनुवाद क्या है, यहाँ एक बार फिर दिखा देता हूँ, यही है, इसी का अनुवाद हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्रों में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। बस ये भी आप लोगों का खत्म हो गया, तो तीनों हमने बता दिया। ठीक है, अब हम देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों इसका पद्यांश। ठीक है, अब देखो तीनों का पद्यांश जो है, इसमें एक पेपर देखो बता देता हूँ, एक पेपर यह पद्यांश जो है और ये जो पद्यांश आपको दिख रहा है 2 पद्यांश। ठीक है, और ये मेरे पास देखो 3 पेपर है और ये मेरे पास 4 पेपर है और एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है पेपर का। ठीक है, मतलब टोटल 5 हमारे पास है और 5 का मैं आप लोगों का एक ही जगह लिख के लेके आया हूँ पद्यांश। ठीक है, ये बार बार आता है। ठीक है, जो 5 आपको बताऊंगा उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। पहला यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का श्लोक है और इसका संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। 5 नंबर बस मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ इसका देखेंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। देखिए कोई भी आप लोगों का संस्कृत का श्लोक आ जाए, संदर्भ लिखने का यही तरीका ही होता है। पहले आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और संस्कृत खंड से लिया गया है। बस आपको चैप्टर का नाम इंक्लूड करना होगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है। बस इतना ही टॉपिक आपको लिखना है संदर्भ में। और हिंदी का अनुवाद इसका देखा जाए कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी का अनुवाद यह होगा कि कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, इसका मतलब होता है कि सभी सुखी हों। और सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया मतलब होता है कि सब रोग रहित हो, मतलब कोई किसी को रोग न हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब होता है कि सबका कल्याण को देखो, मतलब सबका कल्याण हो।
और माँ कश्चित दुख भाग भवेत का मतलब होता है कि कोई भी दुख न हो, मतलब कोई भी दुखी न हो। बस इतना ही टॉपिक आप करोगे 5 नंबर क्लियर। ये पहला आप लोगों का हमने संस्कृत का श्लोक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 5 टोटल करने वाले हैं। ठीक है, पूरा नोट कर लो अच्छे तरीके से, और इसी तरह आप लोगों को याद करके जाना है, पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेके चले आओगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो डेली। दूसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। अब देखो इसका संदर्भ संदर्भ लिखने का तरीका देखो वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। यहां तक तो सब में सेम ही रहेगा, बस यहाँ चैप्टर का नाम चेंज होता है, जो कि ये चैप्टर वीर वीरण पूजिते से लिया गया है, तो यहाँ वीर वीरण पूजिते लिखेंगे, नामक पाठ से अवतरित है। और इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है, मतलब ये जो श्लोक आप देख रहे हो इस श्लोक में वीरता को बताया गया है। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। हिंदी में अनुवाद यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। कह रहा है कि बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है ना वो समान रहता है। अब वीर को ही किससे डिनोट किया गया है? वीरता से। बस इतना छोटा टॉपिक है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा तो 100%। ठीक है, ऐसे बाहर आएगा नहीं 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट कर लो, ये दूसरा है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा है। अब तीसरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो तीसरा नोट कर लो। तीसरा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवान भवेत। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर संदर्भ वही लिखने का तरीका है, यहां तक तो सेम ही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत। ठीक है, संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन से? जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है। किस चैप्टर से लिया गया है? जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। बस आपका बस हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, अनुवाद इसका क्या है? तो देखिए मनुष्य कह रहा है कि अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। मनुष्य का जो अभिमान होता है उसको छोड़ना प्रिय होता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, 3 लाइन का आप लोगों का मात्र इसका हिंदी का अनुवाद है। ठीक है, एक ही 5-5 मिनट भी पढ़ोगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आप लोगों को छप जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो इतना सिंपल टॉपिक है और इसको आराम से आप लोग नोट करो और घर पे बैठ के आराम से याद करो। अब ये 5 जो आपको बता रहा हूँ, ये 5 अगर तैयार हो गया तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी आपको, ये 5 ही आप याद कर लो। इसी तरह डेली कुछ ना कुछ टॉपिक हम अलग अलग लेकर आएंगे और उस सारे टॉपिकों से आपका 70 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस एग्जाम जाके क्वालिफाइड कर लो, अच्छे नंबर लेके आओ। चलो देखो चौथा, चौथा क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है चौथा? मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशयम साकाशिकेन मीयते। ठीक है, ये आप लोगों का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संदर्भ लिखने का तरीका तो रट गए होंगे आप लोग, वही चीज सेम प्रोसेस है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसमें वाराणसी की पवित्रता ख्याति वर्णन है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो वाराणसी की पवित्र के बारे में बात किया गया। ठीक है, वाराणसी की जो पवित्रता है उसके बारे में बात किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत। अब क्या देखेंगे? हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका, बस हो जाएगा हमारा। हिंदी का अनुवाद तो बहुत ही ज्यादा छोटा इसका है। क्या है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां कौपिन भी रेशमी है, उस काशी को किसमें मापा जा सकता है? ठीक है, अब देखो कितना छोटा है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना। जैसे यहाँ बोला है कि मंडलम, अरे मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, इसका मतलब यह है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है और जहां भस्म भी आभूषण है। और दूसरी लाइन यहाँ पे यह थी कि कौपिन यत्र कौशयम सा काशिकेन मीयते, इसका मतलब है कि जहाँ कौपिन भी रेशमी होती है, बहुत सारी रेशमी, उस काशी को किससे माप सकते हैं? ठीक है, बस हो गया। तो ये चौथा आप लोगों का है। ठीक है, देखिए कितना आराम से लिखा है, आराम से लिखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर अभी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ते रहिए डेली, आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो पांचवा, देखो पांचवा लास्ट, अब देख लो पांचवा, इसको तैयार कर लो, बस हो गया। हतो वा प्रत्यस्यै स्वर्ग जित्वा वा भोचे से महिम निराशिर निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वर। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लिखा गया है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, तो खुद लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आपको तो बस संदर्भ और हिंदी में अनुवाद याद करना है, तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को।
ठीक है, याद करना होता तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, सिंपल है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक हो गया। अब लिखोगे सिर्फ संदर्भ, और संदर्भ लिखने का तरीका भी बताए हैं, सब में वही फॉलो हो रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, यहां तक तो सब में है भाई। किस चैप्टर से लिया गया? तो वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। और देखिए इस श्लोक में क्या किया गया है कि इस श्लोक में पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में जो पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश में के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद ही तो बच गया सिर्फ, देख लीजिए हिंदी में अनुवाद देख लो क्या है। यदि युद्ध में, युद्ध की बात हो रहा है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर युद्ध हो रही है, अगर युद्ध में तुम मारे गए, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि युद्ध में अगर मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। मतलब कह रहा है कि अगर अगर मर गया युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। मतलब कि जैसा सिचुएशन होगा उसको आपको देखना पड़ेगा, सबका देखभाल करना पड़ेगा, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है इसीलिए इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो ये देखिए ये हिंदी का अनुवाद था इसका। जो गद्यांश हमने यहाँ पे श्लोक आप लोगों को बताया, इसका अनुवाद हो गया। तो टोटल 5 हमने बताया। अब पांचों आप लोगों को इतना छोटा छोटा था, मात्र 10 मिनट में चाहोगे तो पांचों को रिवीजन करके 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो थी, और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।